जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? आप सबका ठीक है? वेलकम बैक विद अनदर ऑनलाइन रिकॉर्डेड लेक्चर। बिफोर वी मूव ऑन, आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन तो मिल गई होगी कि हमारी यूनिवर्सिटी विच वाज सपोज टू ओपन फ्रॉम 15th, हम लोग ये समझ रहे थे कि सारी क्लासेस रिज्यूम हो जाएंगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। और हम लोग मरहलावार periodically यूनिवर्सिटी ओपन करेंगे एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड द एजीसी। अब ये इंस्ट्रक्शन सही है या गलत, ये बहस हमारी नहीं है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट ने, यूनिवर्सिटी ने, एजीसी ने कुछ सोच समझ के ही एक मैक्रो लेवल पे कुछ चीजें देखते हुए ही ये प्लान आउट किया होगा। सो वी शुड नॉट गो इन दिस डिबेट एंड द थिंग इज दैट इट इज व्हाट इट इज। एंड हम लोगों को ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू करनी है until the end of this semester, और 30th October is the date, is the tentative date, not the final date, a tentative date जब हम लोगों ने यूनिवर्सिटीज को फॉर्मली ओपन करना स्टार्ट करना फॉर रेगुलर क्लासेस। तो उसमें मोर और लेस आपका ये सेमेस्टर तो चला जाएगा व्हाट वी आर कैलकुलेटिंग। तो मसला ये हुआ है कि मैंने जिस तरह लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, लास्ट वीक बल्कि मैं क्लास ले भी नहीं सका क्योंकि आई थॉट के यूनिवर्सिटीज विल ओपन एंड हम लोग न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो बेहतर है कि क्लास में करें, बट ऐसा नहीं हो पाया। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा, मुझे ज्यादातर, आप लोगों को भी थोड़ा सा बेटा बर्दाश्त भी करना पड़ेगा और अपने थॉट प्रोसेस को भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। एंड वी मस्ट लर्न डूइंग न्यूमेरिकल lectures, I must learn to conduct numerical lectures online, और आप लोगों को भी सीखना पड़ेगा उनको कैसे समझना है। तो अच्छी बात ये है कि YouTube पे ये लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, तो हम बार बार इनको देख सकते हैं, और अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो पॉज करके, रिवाइंड करके, फॉरवर्ड करके आप इसको आराम से समझ सकते हैं। एंड इवन स्टिल इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, बेटा फिर भी हम लोग हम हर टाइम कनेक्शन में रहते हैं थ्रू सोशल मीडिया एंड थ्रू टेलीफोन कॉल, एसएमएस, व्हाट्सएप एक्सेट्रा। तो वहां पे भी आप मेरे से पूछ सकते हैं इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग व्हिच इज लेफ्ट अनक्लियर ड्यूरिंग द लेक्चर। अच्छा, तो हमारा चले जी बढ़ते हैं। हमने जो स्टार्ट किया था टॉपिक वो था इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। इन्वेंट्री क्या होती है, टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, ये पिछले लेक्चर में आप सारा देख सकते हैं। फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होती है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या है, और साथ हमने ये भी देखा था, बल्कि अभी आज भी हम इसको देखेंगे कि इन्वेंट्री की कॉस्ट्स कौन सी होती है जो इन्वेंट्री के ऊपर लगती हैं, जिनको हमने मिनिमाइज करना एक्चुअली, जिसके लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग में इन्वेंट्री को पढ़ते हैं। तो ये थी हमारे पास कुछ इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक्स, जिसमें टू पिन सिस्टम था, एबीसी सिस्टम था। इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और इनकी एक्सप्लेनेशन ये होते क्या है, ये सब हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर को, आप रेफर कर सकते हैं अगर आपको नहीं याद। एबीसी सिस्टम देखा था, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री सिस्टम देखा था, और फिर हमने बात की थी कि हम ईओक्यू मॉडल स्टार्ट करेंगे। तो ईओक्यू मॉडल हमारे सिलेबस की चौथी एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि जरूरी नहीं कि ये सारी की सारी इनमें से एक ही होती है, ये साइमल्टेनियसली भी दो तीन मिक्स करके कंपनीज बना रही होती है। बल्कि कंपनीज आजकल के दौर में, क्योंकि हमारे पास कॉम्प्लेक्सिटीज को अफोर्ड करने का एक तरीका मौजूद है थ्रू द यूज, एफिशिएंट यूज ऑफ कंप्यूटर्स एंड मशीन एंड सॉफ्टवेयर, तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब कंपनीज वो एक मिक्स्ड स्ट्रेटजी बनाते हैं हर चीज के लिए, और वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो या किसी भी किस्म की कोई स्ट्रेटजी हो, मैनेजमेंट टेक्निक हो, तो वो मिक्स स्ट्रेटजी होती है। सब चीजों का थोड़ा थोड़ा या कुछ चीजों का थोड़ा थोड़ा जो है वो लेके एक स्ट्रेटजी बनती है, और यही आजकल के दौर में बेहतरीन है कि आप एक नहीं, एक सिस्टम पे मत रिलाई करें, ज्यादा सिस्टम्स भी यूज कर सकते हैं।
अच्छा, तो ये बता दिया, हैविंग सेड दैट, ईओक्यू मॉडल को आज हमने डिस्कस करना है। ईओक्यू क्या होता है? ईओक्यू स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा, बिफोर वी मूव ऑन, मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करना चाह रहा हूं, और ये बल्कि दो वीडियो शेयर करना चाह रहा हूँ। ये बड़ी अच्छी है इन अ सेंस कि एक तो ये आपकी रिवीजन कराएंगी इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, एज अ बेसिक आपकी ये रिवीजन है। और इसके अलावा एक अमेज़न की केस स्टडी है, केस स्टडी नहीं, बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है कि दुनिया का सबसे बड़ा, वन ऑफ द लार्जेस्ट जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है वो अमेज़न का है। नाम आपने सुना होगा, पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन अमेज़न का आपने नाम सुना होगा। तो ये क्या है जी? तो वो किस तरह मैनेज करते हैं अपनी इन्वेंट्री को, एक बड़ी मजे की 2 मिनट की क्लिप है। उससे पहले ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में थोड़ी सी रिवीजन भी हो जाएगी, और थोड़ा सा एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आपको मिल जाएगा कि क्या है, क्यों की जाती है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, कैसे की जाती है। ये चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, लेकिन रिवीजन हो जाएगी और एक और पॉइंट ऑफ व्यू आपको मिल जाएगा। सो फर्स्ट आई वुड लाइक यू टू सी दिस वीडियो रिगार्डिंग इन्वेंट्री मैनेजमेंट। Inventory management. What is inventory management and what is the basis for inventory management excellence? Inventory management. Everybody does it. Well, almost everybody. Manufacturing companies do it. Retailers do it. Web shops do it. Restaurants do it. Fast-moving consumer goods companies do it. And freight/logistics companies do it. What is the definition of inventory management? Having the right inventory at the right time in the right place. There is an element of record keeping in here. Is what our system says is there really physically there? The other element is the flow of goods, from suppliers to manufacturers to warehouses to points of sale to customers. Everyone in the company has a stake in inventory management. If you ask the sourcing department, they will probably propose to buy in bulk from suppliers to get maximum volume discounts. If you ask manufacturing, they will want to make big production runs of the same product before changing over to produce another product for maximum efficiency and lowest cost per unit. If you ask warehousing, they will tell you they don't have space for all this stuff. After all, a warehouse has similar properties as storage space in your house. Somehow, it magically fills up. Sourcing, manufacturing, and warehousing might be the departments physically handling the inventory, but there are others that have their own opinion about inventory management. Marketing and sales, finance and accounting, and legal. What? Even the legal department has an opinion about inventory management? You bet. Let me walk you through their viewpoints. Marketing and sales will argue that we need to have plenty of inventory available when the order from the customer comes in. Finance and accounting will say that the biggest priorities for inventory management are to manage cash flow and avoid inventory obsolescence. Obsolescence is a fancy word for inventory that is outdated and no longer used and may have to be written off as a loss. And lastly, legal has gone through the fine print of the contract with the customer and found that there is a paragraph specifying that in case of a factory outage on the side of the customer, certain critical spare parts need to be delivered to them within 1 day. If these parts are not delivered on time, there is a severe financial penalty which the company would obviously like to avoid. To decide what is the right inventory at the right time in the right place, let's ask a question to each department. Would you like more or less inventory? Sourcing, manufacturing, marketing and sales, and legal, each having their own reasons, say more. Only warehousing and finance and accounting say less. I hereby proclaim that the outcome of the vote is 4 in favor of more and 2 in favor of less. But wait, we have someone that might change their mind. Warehousing will vote more as well if they get to build a bigger warehouse. I hereby proclaim that the outcome of the vote is 5 in favor of more and 1 in favor of less. Well, wait. It turns out that the finance vote
has more weight than that of anybody else. 10x, as a matter of fact, tilting the balance in favor of less inventory by 10 to 5 votes. Why is the viewpoint of finance to keep inventory as low as possible so dominant in most companies? Financial goals and results often drive a lot of the operational behavior in the company. So let's see how inventory shows up in the financial statements. Here it is, on the balance sheet. The overview of what a company owns and what a company owes. Inventory is one of the assets on a company's balance sheet. The balance sheet always balances. So if you want inventory to increase, then either some other category on the same side of the balance sheet, like cash for example, has to decrease, or one or more items on the liabilities and equity side of the balance sheet has to increase. The options to choose from are clear and logical. Do we want the excess inventory to eat into our cash balance? Do we negotiate longer payment terms with our suppliers to increase accounts payable? Or do we raise capital through borrowings or equity? Inventory also affects the income statement or profit and loss statement. But wait, the word inventory is not mentioned here, is it? Well, revenue is the number of units sold times the selling price. And cost of goods sold is the number of units sold times the cost per unit. So you can say that the sale of inventory to customers affects the income statement. Here's where finance agrees with marketing and sales. If you are out of stock while there is customer demand, you can't earn revenue and margin on the products you weren't able to supply. So you are limiting gross profit growth. Here's where finance agrees with warehousing. If you are overstocked, you might run into inventory obsolescence, which hits the cost of goods sold line. Or you might pursue low margin clearance sales where the price per unit is hardly any higher than the cost per unit. Inventory also affects the cash flow statement, right here in the line cash from operating activities, or CFOA. The logic is very simple. If inventory goes up, then CFOA goes down. If inventory goes down, then CFOA goes up. Basically the same story that we saw on the balance sheet. Inventory up, cash down. Inventory down, cash up. What is the basis for inventory management excellence? There is one word that needs to connect all departments. Trust. Let's zoom into 3 specific examples. If manufacturing trusts sourcing to deliver raw materials just in time with predictable lead times, then raw material inventory levels can be low and inventory management can be optimized. If manufacturing does not trust sourcing, then there is an incentive to build raw material safety stock. Same thing with trust between marketing and sales on one side and manufacturing on the other side. If marketing and sales trust manufacturing to produce on time and on spec, then finished goods inventory levels can be low and inventory management can be optimized. If marketing and sales does not trust manufacturing, then there is an incentive to build finished goods safety stock. A different type of trust is built between finance and accounting, as well as marketing and sales on one side, and warehousing on the other side. The main question around trust in this case is whether system says is there, really physically there, both for account reconciliation purposes in finance, as well as product availability for the customer. Trust is the basis for inventory management excellence. How is that trust built and what is the payoff? Trust is earned by delivering on commitments. If trust is high, inventory levels can be low. To build trust, investments need to be made. To achieve inventory management excellence, a company must invest in systems as well as processes, data and information, as well as the right human actions. In most cases, those investments pay off big time. You can learn a lot from watching videos on inventory management, but the only way to truly make it come alive is to see inventory management in action. Go visit a company with a complex supply chain that is well known for its inventory management. An e-commerce retailer or a car manufacturer. You'll be amazed by what you'll see and learn.
जी, आप लोगों ने देखा कि एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो थी। इसने आपको काफ़ी एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिया और एनहांस किया आपके इन्वेंटरी मैनेजमेंट के नॉलेज को। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि इस वीडियो के एंड पे आपको कहा गया कि अगर आप इसको मतलब जितना भी पढ़ लें, इट्स नॉट गोइंग टू बी एनफ। एक कंपनी विजिट करें जो कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट को जो कि स्पेशलाइज करती है इन्वेंटरी मैनेजमेंट में, और बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स है जिनके इन्वेंटरी मैनेजमेंट के। तो आप लोग भी अगर हो सके तो कभी आप लोगों इवन अपना भी बिजनेस हो, आप लोगों का, आपके दोस्तों का भी दुकान, वेयर हाउस, एनीथिंग, तो आप लोग भी देखेंगे कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट किसी ना किसी तरीके से हो रही है, और उसको देखें, एक दफा विजिट करें। तो जो लोग नहीं देख सकते उनके लिए फिर बेटा यूट्यूब, इंटरनेट एक सहारा है बड़ा जबरदस्त। मैंने आप लोगों के लिए ये एक वीडियो निकाल के रखी थी अमेजन की। आपने देखा होगा उस वीडियो के एंड पे भी अमेजन का जिक्र था, क्योंकि अमेजन का एक बड़ा कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा वास्ट इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम है, क्योंकि उनकी इन्वेंटरी बहुत ज्यादा है। आपको पता ही है अमेजन पे क्या होता है, दुनिया भर से या चले अमेरिका भर से लोग जो है वो चीजें बेचते हैं अमेजोन पे। एक प्लेटफॉर्म है, ई प्लेटफॉर्म है ई कॉमर्स का, जिस तरह आपके दराज पी के है एक्सेट्रा, इस तरह अमेजन भी एक है जी। और वो वहां पे लोगों का सामान किस तरह आता है और वो कैसे फिर उसको आगे भेजते हैं। तो चले इसकी भी एक झलक हम देखते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, 2 मिनट की, ये भी देखें। From bikes to miles of conveyor belts, there's a lot of ways to get around this massive 1.2 million square foot fulfillment center in Phoenix, Arizona. That's the size of 28 football fields. Over 15 million items are stocked in this facility every day, and the endless rows of jumbled consumer goods looks like there's no method to this mind-blowing madness. But Amazon spokesperson Ashley Robinson told me that's definitely not the case. That process is called random stow, and what will happen is the associates will look for places that that particular item will fit into a bin, and it doesn't necessarily have to be next to the same item. We prefer it to be very random. You got that right. I found this power juicer stored next to some Dial soap, followed by this huge tub of Big League bubblegum. With over 2,000 full-time employees at this facility, online shoppers who click buy immediately alert handheld technology scanners that tells associates where to retrieve the product and then uses an algorithm to send employees to the most optimal next item to be picked. But if you think that's impressive, Amazon's busiest employees are actually their Kiva robots. Their strength is equivalent with an NFL linebacker. They weigh over 300 pounds and they can lift up to 750 pounds. In a fulfillment center where we handle larger items, those particular robots can lift up to 3,000 pounds. Now the products travel in these yellow boxes called totes through 8 miles of sky-high conveyor belts until they reach another incredible technology called the SLAM line, which stands for shipping, labeling, and manifesting. This bad boy actually already knows how much your product should weigh before it ships. So if it sees that the book you ordered is not weighing as much as it should within the computer system, it will kick off that item to the side, and an associate will pick it up and address it and make sure that the right item is sent out the door. Now it's finally time for the packages to head out the door and ship to your door. The boxes are pushed down metal chutes that are separated according to shipping preference. Workers are then challenged to a game of Tetris as they have to pack the items tightly together, wasting no space. ये आप लोगों ने देखा कि कैसे अमेजन में इन्वेंटरी को मैनेज किया जाता है, और बड़ा जबरदस्त आपने देखा होगा, कॉम्प्लेक्स तो है लेकिन उन्होंने बड़ा जबरदस्त कंप्यूटराइज तरीके से उसको मैनेज भी किया हुआ है। और ये एक एग्जांपल थी कॉम्प्लेक्स इन्वेंटरी मैनेजमेंट की, जहाँ पे बेतहाशा डिफरेंट टाइप के आइटम्स होते हैं। जहाँ पे आइटम्स कम होते जाते हैं, इन्वेंटरी मैनेजमेंट कंपैरेटिवली इजी होती जाती है। So, moving on towards a very famous and perhaps the most famous inventory management method
इट इज द EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। होता क्या है जी? अच्छा, ये सवाल ना बड़ा मजे का सवाल है। ये मेरे से 2-3 दफा इंटरव्यूज में भी पूछा गया डिफरेंट जॉब्स के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, तो ये बड़ा फेवरेट सवाल होता है और वैसे भी समझना भी इजी है। नाम से आपको आइडिया हो रहा होगा, एज द नेम वुड सजेस्ट, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा, ये अब एक ऑर्डर मैनेजमेंट टेक्निक है। इन्वेंट्री के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है, स्टोरेज और ट्रांसफर और लोडिंग अनलोडिंग के अलावा एक और इन्वेंट्री मैनेजमेंट का जो एस्पेक्ट है, दैट इज ऑर्डरिंग। आपने ऑर्डर कितना करना है, आपने कितना माल मंगवाना है, कितनी इन्वेंट्री मंगवानी है। इसके लिए हमारे पास दो टेक्निक्स जो यूज होती हैं, वो है EOQ और रीऑर्डर लेवल। ये दो आपको मदद करती हैं समझने में कि क्या और कब बेहतरीन ऑर्डर करना चाहिए। अच्छा, आप जब भी आपको कोई चीज की जरूरत होती है तो आप एक क्वांटिटी सोचते हैं। वो क्वांटिटी किस तरह सोच ऑर्डर करने के लिए वो क्वांटिटी किस तरह सोचेंगे? फॉर एग्जांपल, अगर आपको भूख है और आपने पिज्जा मंगवाना है, तो आप सोचेंगे सबसे पहले कि जी स्मॉल मंगवाना है, मीडियम मंगवाना है या लार्ज मंगवाना है। भूख को देखेंगे, लोगों को देखेंगे कितने हैं, और उसके बाद फिर सेकंड चीज जो आप देखेंगे वो ये देखेंगे कहाँ से मंगवाना है। अब इसके लिए आप एक तो टेस्ट देखेंगे, फिर अपना बजट देखेंगे, किसका पिज्जा सस्ता है, किसका महंगा है, टेस्ट और बजट एटसेट्रा देखेंगे। फिर कब मंगवाना है, मतलब हो सकता है कोई मिडनाइट डील हो, आप कहें यार 12 बजे के बाद मंगवाएंगे, या कोई आफ्टरनून डील हो कि दोपहर को मंगवाएंगे, या संडे को मंडे को जो है वो 20% ऑफ होता है तो हम मंगवाएंगे। तो देखिए, सिर्फ एक पिज्जा मंगवाने के लिए आपने ऑर्डर करना था एक पिज्जा, आपने इतनी बातें सोची कि कहाँ से मंगवाना है। फिर आजकल तो एक तरीका है कि किस मीडियम के थ्रू मंगवाना है, मतलब कॉल करनी है आपने, जाके खाना है, क्योंकि अब कुछ रेस्टोरेंट खुल भी चुके हैं तकरीबन सारे। जाके खाना बेहतर रहेगा, कॉल करके मंगवाना बेहतर रहेगा, फूड पांडा के थ्रू बेहतर रहेगा। तो ये चीजें आप सोचेंगे, सिर्फ एक पिज्जा मंगवाने के लिए आपने इतना कुछ सोचा। तो कंपनीज की क्योंकि इन्वेंट्री इतनी सोफिस्टिकेटेड होती है, या ना भी हो तो बेटा वो भी बहुत सी चीजें सोचते हैं, कहाँ से, कब, क्यों, कितना, कितने पैसों में, किस मीडियम के थ्रू, इंपोर्ट या लोकल। तो ये सवालात तमाम जो है ये भी कंपनी ने एड्रेस करने होते हैं। और एक सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो EOQ मॉडल सॉल्व करता है, वो ये है कि कितना मंगवाना है। कंपनीज की कोशिश होती है कि इतना ऑर्डर किया जाए जिसपे कॉस्ट मिनिमम हो, और कॉस्ट किसकी? टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम हो। अब मिसाल के तौर पे कंपनी पहली बात ये मंगवाएगी कितना माल, इन्वेंट्री कितनी मंगवाएगी ये, या खरीदेगी, ऑर्डर करेगी? जितनी उसको चाहिए, ठीक है। अच्छा, जितनी उसको चाहिए होती है ना, उसको हम कहते हैं, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, यूजेज या डिमांड। ये कंपनी की यूजेज है या डिमांड है। अब EOQ मॉडल अज्यूम करता है कि कंपनी ऑलवेज ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू देयर एनुअल यूजेज। आप मंथली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डेली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि एनुअल यूजेज ही है जिसके लिए हम ऑर्डर करने जा रहे हैं। अब टोटल एक साल में या एक टाइम पीरियड में कंपनी को इतनी यूजेज चाहिए, इतनी इन्वेंट्री चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपका काम आसान करते हैं, ये बेटा प्लास्टिक बॉटल है, और प्लास्टिक बॉटल बनाने वाली कंपनी उसके लिए वो क्या करती है कि ये कैप वो बाहर से मंगवाती है, किसी और कंपनी से बनवाती है। अब उन्होंने ये फैसला करना है कि हमने ये कैप EOQ के मुताबिक कितने ऑर्डर, एक ऑर्डर कितने कैप्स का करेंगे तो हमें ये सबसे ज्यादा फीजिबल पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, ये सबसे पहले तो देखेंगे कि हमें पूरे साल में कैप चाहिए कितने। फॉर एग्जाम्पल, ये कैसे पता चलेगा? अब ये पता करने का हमारे पास तो बेहतरीन तरीका ये है कि हमारी प्रोडक्शन कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, ये कंपनी एक साल में
1000 बोतलें बनाती है, तो इसकी एनुअल यूजेज हुई 1000। चले वो ज्यादा भी मंगवाने चाहिए, वो सेफ्टी स्टॉक वाला कॉन्सेप्ट आगे है, लेकिन चले नहीं 1000 अगर चाहिए तो 1000 ही ये कंपनी मंगवा रही है। अच्छा, अब कंपनी को पूरे साल में 1000 चाहिए, कंपनी ऑर्डर कब करे और कितना करे? कंपनी के पास 3 चॉइसेस हैं, बल्कि लातादाद चॉइसेस हैं मैं कहूंगा, बेसिकली 2 या 3 चॉइसेस हैं। नंबर 1, कंपनी तमाम के तमाम 1000 ढक्कन कैप्स एक ही दफा ऑर्डर कर दे। नंबर 1 चॉइस। सेकंड चॉइस, कंपनी एक एक या थोड़ा थोड़ा करके ऑर्डर कर दे। नंबर 3 चॉइस, कंपनी एक ऐसी क्वांटिटी कैलकुलेट कर ले जो उसके लिए बेहतरीन है और उस पे ऑर्डर करे। ठीक है, अब वो क्वांटिटी कौन सी है, कैसे पता चलेगा? उसके लिए यही कैप वाली एग्जांपल को मैं आपके सामने कंटिन्यू करता हूं। फॉर एग्जांपल, कंपनी अगर सारे के सारे कैप्स एक ही दफा ऑर्डर कर लेगी तो उससे होगा क्या, कॉस्ट क्या पड़ेगी? नंबर 1, इसकी होती है एक कैरिंग कॉस्ट। एक कॉस्ट जो इन्वेंट्री पे लगती है उसको कहते हैं हम कैरिंग कॉस्ट। इसी का एक और नाम है होल्डिंग कॉस्ट। तो होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? एक इन्वेंट्री आइटम को अपने पास रखने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं ड्यूरिंग द होल ईयर। यानी अगर आप ये ढक्कन मंगवाते हैं 1000, तो ये 1000 ढक्कनों के ऊपर आपको एक वेयर हाउस कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, जिसको हम कैरिंग या होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं, वो भी पड़ती है। वो क्या क्या कॉस्ट है? मिसाल के तौर पे जी, वेयर हाउस जो प्रेमिसेस है उसका किराया, वेयर हाउस के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा है उसकी तनख्वाह, वेयर हाउस में बिजली, हीटर, फ्रीजर, वो आपके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, उनका बिल। तो ये तमाम चीजें जो है ये उसकी स्टोरेज कॉस्ट बन के, या जिसको हम कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट कहते हैं, वो बन जाती हैं। इसी तरह एक और कॉस्ट है ऑर्डरिंग कॉस्ट। आप जब ऑर्डर करते हैं तो उस ऑर्डर करने की भी एक कॉस्ट होती है। तो क्या कॉस्ट है? मिसाल के तौर पे आपने टेलीफोन किया, चले वो तो हमारे यहाँ पे फ्री है या मिनिमल कॉस्ट है, बट स्टिल देयर इज अ कॉस्ट। टेलीफोन किया, या आपको अखबार में इश्तिहार देना पड़ा टेंडर के लिए, उसकी कॉस्ट। फिर हो सकता है आपने किसी एजेंट के थ्रू बाय किया हो, उसकी कमीशन आपको देनी पड़ेगी। और इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मेन कॉस्ट होती है जी ऑर्डरिंग की, वो जो आपके प्रेमिसेस में लाने के लिए उस माल को जो पैसे आपको देने पड़े होंगे, वो ऑर्डरिंग कॉस्ट है। वो भी ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट है ट्रांसपोर्टेशन की मद में। तो ये सारी ऑर्डरिंग कॉस्ट है। अच्छा, और तीसरी कॉस्ट होती है परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट क्या है? जो एक्चुअली में इन ढक्कनों की मालियत है, 2 रुपए ढक्कन या 1 रुपए ढक्कन, जो भी आपका तय हुआ है उस कंपनी के साथ, ये उसकी परचेज कॉस्ट होगी। अब हमने ये फैसला करना है कि कितना ऑर्डर करें एक बारी में। तो पहली एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम सारे का सारा ऑर्डर कर देते हैं, यानी 1000 का 1000 ढक्कन एक ही बारी में ऑर्डर कर देते हैं, तो उस पे हमें फायदा होगा या नुकसान? भाई अगर हम एक ही ऑर्डर में सारा माल मंगवा लेना तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट सबसे कम होगी। एक ही दफा फोन करना, एक ही दफा कमीशन देनी, एक ही दफा लोडिंग अनलोडिंग करनी, एक ही दफा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ेगी, और ये हमारे लिए ऑर्डरिंग कॉस्ट के तौर पे सबसे कम होगा। तो क्या हमें एक ही दफा सारा ऑर्डर कर लेना चाहिए? लेकिन ठहरे जी, सिर्फ एक ही कॉस्ट थोड़ी है, एक और कॉस्ट है कैरिंग कॉस्ट। अगर आप ये सारे का सारा माल एक ही दफा मंगवा लेते हैं 1000 कैप, तो इन 1000 कैप्स को ही आपको पूरा साल अपने पास रखना पड़ेगा। तो जो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट है, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, वो आपकी
मैक्सिमाइज हो जाएगी, क्योंकि जितनी ज्यादा देर ये ढक्कन आपके पास रहेंगे उतनी ज्यादा उस पर कॉस्ट होगी, ठीक है, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, उतना ही ज्यादा वो क्या नाम है उसका, वेयर हाउस एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, तनख्वाह एक्सेट्रा। ये जितना ज्यादा आप मंगवाएंगे उतनी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, क्योंकि उतना ही साल उसको आपको रखना पड़ेगा, माल को आपकी ज्यादा हो जाएगी। तो क्या करें जी, फिर एक काम करते हैं, हम एक एक करके मंगवा लेते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है, एक एक करके मंगवा लें। अच्छा, जब आप एक एक करके मंगवाएंगे तो कैरिंग कॉस्ट आपकी ना होने के बराबर मिनिमम, क्योंकि आपको हर टाइम एक ही ढक्कन अपने पास रखना होगा, ठीक है। उसके लिए ना आपको एक अलग से चौकीदार चाहिए, ना आपको अलग से एक जगह चाहिए होगी, ना उसमें बिजली इतनी होगी। तो कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट आपकी मिनिमम होगी, क्योंकि आपको उसके पास आप उसको अपने पास होल्ड ही नहीं करेंगे, तो होल्ड ही नहीं करेंगे तो उसकी कॉस्ट भी मिनिमम ही होगी। लेकिन इससे ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी, आपको 1000 ऑर्डर्स करके इस 1000 कैप्स की यूजेज को या डिमांड को पूरा करना पड़ेगा। तो इतने ज्यादा ऑर्डर करने पड़ेंगे और इतनी ज्यादा ऑर्डरिंग कॉस्ट हो जाएगी। तो भाई हम तो एक मुसीबत में फंस गए कि अगर एक ही ऑर्डर करके 1000 चीजें मंगवा लें तो कैरिंग कॉस्ट मैक्सिमम, 2 ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम होगी। लेकिन अगर एक एक करके मंगवाएं तो कैरिंग कॉस्ट तो मिनिमम होगी, लेकिन ऑर्डरिंग कॉस्ट मैक्सिमम हो जाएगी। तो हम फिर क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ पे मैं असम्पशन ले रहा हूँ कि परचेज कॉस्ट एक ही है, आगे बताऊंगा परचेज कॉस्ट का भी एक किरदार होता है, वो तो कांस्टेंट होगी। वो एक ढक्कन की कीमत 2 रुपया, वो आप एक करके मंगवाएं या 1000 करके मंगवाएं। अभी आपके ज़हन में सवाल आया होगा, उसको आपने होल्ड पे रखना है, उसको हम बाद में करेंगे। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट को बैलेंस आउट करेंगे। हम एक ऐसी क्वांटिटी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे जो अगर ऑर्डर की जाए तो हमारी कैरिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट का जो टोटल है, परचेज कॉस्ट भी डाल लें क्योंकि फिलहाल वो कांस्टेंट है, तो इन तीनों कॉस्ट्स का, इन तीनों इन्वेंट्री कॉस्ट्स का जो टोटल होगा वो मिनिमम होना चाहिए। हाँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाए, चलो कैरिंग कॉस्ट शायद कम हो जाए, लेकिन कैरिंग कॉस्ट अगर कम हो जाएगी, ऑर्डरिंग कॉस्ट उसके ज्यादा हो जाएगी, तो कैरिंग ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जानी चाहिए। तो इस तरह का हमें एक ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है। ऑप्टिमल समझते हैं, द बेस्ट सूटेबल, ताकि हमारी जो टोटल कॉस्ट है इन्वेंट्री की वो मिनिमम हो। अब टोटल कॉस्ट में 3 चीजें मैंने आपको बताई हैं, परचेज कॉस्ट को भी फिलहाल कांस्टेंट रखें, ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट, यानी इन दोनों का टोटल मिनिमम होना चाहिए इस ऑर्डर के ऊपर। तो कितना कितना करके हम ऑर्डर करेंगे, इसके लिए हमारे पास एक बना बनाया फॉर्मूला है, और अगर आप इस फॉर्मूला में वैल्यूज को पुट करते हैं तो जो आंसर आता है दैट इज गोइंग टू बी योर EOQ, द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। यानी ये वो क्वांटिटी होगी जो अगर आप ऑर्डर करें तो कॉस्ट आपको मिनिमम पड़ेगी। तो याद रखिएगा, टोटल डिमांड आपकी 1000 है, 1000 आपने पूरे करने किसी तरह। किस तरह ऑर्डर करेंगे जी? चले, ये तो एग्जांपल दूसरा था, आपको ये सामने आपके एक और एग्जांपल सॉल्व्ड है। ये एग्जांपल अगर आप देखें तो फॉर एग्जांपल इट कॉस्ट्स अ कंपनी $5 पर ईयर टू होल्ड अ पेयर ऑफ जीन्स इन इन्वेंट्री एंड द फिक्स्ड कॉस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर इज 2। एक ऑर्डर की कॉस्ट $2 है और एक जीन्स के लिए $5 आपको खर्च करने पड़ते हैं होल्डिंग कॉस्ट के तौर पे। तो कितना आप लोगों ने ऑर्डर करना है? अच्छा, यहाँ पे एक डाटा में एक चीज मिसिंग है कि यूजेज जो है वो 1000 जीन्स है, ठीक है जी। यूजेज जो है आपकी 1000 जीन्स, यानी कंपनी है और वो 1000 जीन्स इस्तेमाल करती है, रिटेलर है, मिसाल के तौर पे दुकानदार है, तो वो 1000 जीन्स जो है वो बेचता है और उसने ये 1000 पूरे साल में पूरी करनी है, ऑर्डर करके पूरी करनी है। कैसे ऑर्डर करेगा जी? वो ये देखेगा कि कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, दैट इज 5, और पर ऑर्डर कॉस्ट कितनी है, दैट इज $2। तो इन वैल्यूज को इस फॉर्मूला के अंदर पुट किया जाएगा। ये 2 जो है ये फॉर्मूला है,
फॉर्मूला क्या है, सॉरी मैं आपको बताना भूल गया, 2 into U, U is the usage or the demand. कहीं पे आप A देखेंगे, कहीं पे D देखेंगे, मतलब इसका एक ही है, into O, O is per order cost divided by CU, CU is carrying cost per unit, CU is carrying cost per unit. अच्छा, तो फॉर्मूले में जब आप इस सारे को आंसर को आपने अंडर रूट कर देना है, तो ये जो वैल्यूज पुट करेंगे आप 2000 2 into 1000 into 2 divided by 5, ये बनेगा जी 2 into 1000 2000 into 2 4000 divided by 5 800, और इसका फिर आपने ले लेना है अंडर रूट, तो आंसर आता है आपका 28.3. अच्छा, अब 28.3 is your EOQ according to the formula, which means that if you are going to order 28.3 units in one order, यानी जितने भी आप करें, अगर आप पर ऑर्डर 28.3 यूनिट्स को कंसिडर करेंगे, ऑर्डर करेंगे, तो आपकी कॉस्ट, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम होगी. सवाल यहाँ पैदा होता है कि क्या 28.3 हम ऑर्डर कर सकते हैं? नहीं जी. आप ये तो नहीं कहेंगे कि यार 28 जीने दे दो और जो 29वीं जीन होगी वो हमें उसके सिर्फ पहुंचे दे दो, या उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके हमें 0.3 दे दो, तो ऐसा तो नहीं होगा. तो या तो आप 28 ऑर्डर करेंगे या 29 ऑर्डर करेंगे. कितना ऑर्डर करेंगे जी, यहाँ पे आपको थोड़ा लॉजिकली सोचना है. यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, दिमागी भी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी. दिमागी गलती है, मेंटल मिस्टेक है आपकी, समझ के बगैर जब आप ये फैसला करते हैं, बिल्कुल भी दिमाग पे जब जोर नहीं डालते कि 28.3 है तो 28.3 का मतलब 28 है, तो आप एक गलती करते हैं. वो गलती क्या करते हैं कि बेटा चीज को, ठीक है, मतलब एक फिजिकल चीज को आप राउंड डाउन नहीं कर सकते. ठीक है, इसको आप काट के नहीं खरीदेंगे, राउंड डाउन नहीं करेंगे, आप इसको हमेशा राउंड अप करेंगे. अगर आपको 28 जीन्स 28.3 जीन्स ऑर्डर करनी है तो आप 28.3 नहीं करेंगे, ठीक है, आप 29 करेंगे. ठीक है, आप 29 करेंगे. अच्छा, फिर आप क्या करेंगे, आप जब ये 29 करेंगे ऑर्डर, तो हो सकता है कि जो आखिरी ऑर्डर हो उसमें आप देखें कि मेरे पास ऑर्डर 29 वो राउंड अप करने की वजह से 2-3 जीन्स एक्स्ट्रा है, तो आखिरी ऑर्डर अपना उतना कम कर दीजिएगा. ठीक है, हाँ, आप इसके बरक्स एक और काम भी कर सकते हैं. मतलब लॉजिकली आप बात करें ना, ये नहीं कि 28.3 है तो हम इसको राउंड डाउन कर दें. आप ये भी कह सकते हैं कि सर हम 28 ऑर्डर करते हैं तो आखिरी वाला जो होगा वो 32 ऑर्डर कर देंगे. तो ये आपकी अपनी कैलकुलेशन, आपकी अपनी मर्जी है, बट कॉन्सेप्ट इज नॉट मैथमेटिकल, द कॉन्सेप्ट इज मैं कहूँगा प्रैक्टिकल. तो प्रैक्टिकली 28.3 को 29 ही हमें करना चाहिए. बट चले आंसर के लिए हमें एक गाइडलाइन के तौर पे पता चल जाएगा 28.3 यो क्यों है. अगर आप 28.3 को टोटल करेंगे, को ऑर्डर करेंगे, तो आपकी कॉस्ट मिनिमम होगी. कैसे मिनिमम होगी जी, ये भी मैं आपको ना एक कैलकुलेशन यहाँ पे करके ना मजीद शो करता हूँ. एक मिनट, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ. चलिए ये देखें जी. अच्छा, आपका EOQ है 28.3. हम ये जानना चाहते हैं कि अगर हम 28.3 करके ऑर्डर करते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी होती है. तो भाई 28.3 यूनिट्स के लिए हमारी कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 28.3 इंटू 5, तो ये हम अगर कैलकुलेट करें ये बनती है 141
28.5। ये है कैरिंग कॉस्ट। इसका मतलब आपके पास 28.3 यूनिट्स अगर हो तो आपकी कैरिंग कॉस्ट 141.5 बनती है। अच्छा, ये है कैरिंग कॉस्ट, आपको इतनी पड़ेगी। दूसरा है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी होगी। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने करने पड़ेंगे। टोटल 1000 है, 1000 को आपने पूरा करना है। एक दफा आप 28.3 ही ऑर्डर कर सकते हैं। यार ये थोड़ा मुश्किल है, मेरी सोच से ज्यादा मुझे टेक्स्ट ही यूज कर लेना चाहिए था, लेकिन चले। अच्छा, ये आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स जो बनते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 28.3, ये बनते हैं 35.3। यानी आप इसको 35.3 कर ले, वैसे 36 ही हम कहेंगे, लेकिन कैलकुलेशन के पर्पसेस के लिए हम 35.3 ही कर लेते हैं। 35.33 ये है टोटल ऑर्डर्स। एक ऑर्डर की कॉस्ट कितनी थी? 2। तो ये बनेगी जी तकरीबन 71। तो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी है 71, टोटल कैरिंग कॉस्ट है आपकी 141.5। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ये बनेगी 212.5। तो तकरीबन 212 की आपकी, या 5 भी कर ले, ये है आपकी टोटल इन्वेंट्री या ऑर्डर कॉस्ट। ये है आपकी टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। अच्छा, अगर आप 212.5 याद रखिएगा, एक मिनट। चलो जी, मैंने कहा आप लोगों का टाइम बचाते हैं तो मैं कैलकुलेट करके आपके सामने शेयर करता हूँ। अच्छा जी, ये तो था ईओक्यू पे अगर आप कॉस्ट निकालें तो 212.5 बनती है। तो हमने बाकी जो 2 सिनेरियोस किए थे वो देखें जरा। उसमें जो है, अगर आप एक ही ऑर्डर कर देते हैं तो वो एक ऑर्डर आपको 1000 यूनिट्स पूरे के पूरे आपको पूरा साल रखने पड़ेंगे। मेरा ईओक्यू में आपके पास कभी भी 29 से ज्यादा यूनिट्स नहीं होने थे। तो अगर आप पूरा साल रखते हैं तो 29 यूनिट्स रखते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको 1000 को पूरा का पूरा साल अगर रखना पड़ा तो आपकी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 5 है। तो 5000 तो आपकी सिर्फ टोटल कैरिंग कॉस्ट बन गई। हाँ, बचत कहाँ पे है? ऑर्डर में है। तो ऑर्डर जो है, एक मिनट, ये अगर आप देखें तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर करना है, एक ऑर्डर की कॉस्ट 2 है तो वो हमारी मिनिमम है। लेकिन फिर भी टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट विच इज द टोटल ऑफ सम ऑफ दीज टू, that is 5002 rupees या डॉलर्स। Whereas on the other hand, अगर आप कहते हैं जी एक एक यूनिट हमने करना है ऑर्डर, तो कैरिंग कॉस्ट आपको एक की 5 ही पड़ेगी। ये देखिए 5। बट ऑन द अदर हैंड ऑर्डरिंग कॉस्ट अगर देखें, 1000 यूनिट की डिमांड को पूरा करने के लिए आपको 1000 ऑर्डर्स करने पड़ेंगे फिर, और एक ऑर्डर की कॉस्ट है 2, ये टोटल बनी 2000। तो बेटा टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आपकी 2005 बनेगी। अब ये इससे तो कम है बट स्टिल ज्यादा है। तो ये देखें 212.5 हमारा ईओक्यू था 28.3 यूनिट्स के ऊपर। ये हमारी मिनिमम इन्वेंट्री कॉस्ट है। तो हमारा ईओक्यू क्या है? अब जब भी ऑर्डर करेंगे हम 28.3 यूनिट्स एट अ टाइम
ऑर्डर करेंगे जिसमें हमारी टोटल कॉस्ट 212.5 बनेगी। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं एक और वर्किंग करके फिर आपके पास आता हूँ। अच्छा जी, अब ये देखें, अब ये इसको हम आगे बढ़ते हैं। तो ईओक्यू के फॉर्मूले से आपने ये तो निकाल लिया, ठीक है, व्हाट इज द बेस्ट क्वांटिटी टू ऑर्डर। द नेक्स्ट थिंग इज ईओक्यू विद डिस्काउंट। आप लोगों के ज़हन में तब एक सवाल आया था जो मैंने कहा था भी रोक के रखे, हम बाद में करेंगे। तो सवाल ये था कि अगर हम ज्यादा क्वांटिटी परचेज करते हैं तो हमें फिर डिस्काउंट भी मिलता है। किस पे मिलता है डिस्काउंट? डिस्काउंट हमें मिलता है परचेज कॉस्ट के ऊपर, और अगर हम कम क्वांटिटी करेंगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अगर हम 1000 यूनिट ऑर्डर करते हैं ज्यादा डिस्काउंट मिलता है, 100 करते हैं कम मिलता है, 1 करते हैं बिल्कुल नहीं मिलता। तो हमें बेसिकली, अच्छा ये चीज अब कैलकुलेशन में आपके सिलेबस में तो नहीं, फिलहाल एडवांस लेवल पे आप जाके पढ़ेंगे, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर डिस्काउंट मिले तो फिर ईओक्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। बेटा उसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि ये रटा नहीं मानना कि ईओक्यू ये फॉर्मूला ही है। ईओक्यू बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट मिनिमम हो। अब टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट जो है दैट इज एक्चुअली द सम ऑफ परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। तो इन तीनों का टोटल आपने देखना है। आप क्या करेंगे, आप वो जो बल्क डिस्काउंट आपको मिल रहा है उसके मुताबिक आप देखेंगे कि आपको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है। इसी तरह फिर आपने जो ईओक्यू कैलकुलेट किया होगा उसके मुताबिक आप देखेंगे आपको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है, और इसी तरह आपने इन दोनों को फिर कंपेयर करना है कि अगर आप वो डिस्काउंट अवेल करते हैं तो आपकी कॉस्ट मिनिमम हो रही है, या ईओक्यू के साथ जाने दें, डिस्काउंट हो भी जाए या ना भी हो फिर भी हमें ईओक्यू के मुताबिक ही मिनिमम कॉस्ट पड़ती है। तो आपने क्या करना है, फिर ईओक्यू तो कैलकुलेट करना है। ईओक्यू को कैलकुलेट करने के बाद आपने देखना कि टोटल हमें परचेज कॉस्ट कितनी पड़ रही है, डिस्काउंट मिला के कुछ फर्क पड़ रहा है या नहीं। तो मिसाल के तौर पे हमने ये जो भी एग्जांपल किया था, इसी एग्जांपल को अगर कंटिन्यू करें तो आपने देखा कि अगर आप 1000 यूनिट ऑर्डर करते हैं इकट्ठे तो आपकी कॉस्ट थी 5002 रुपए, ईओक्यू के साथ ही 212.5 रुपए। अब ये बहुत ही ज्यादा फर्क है, शायद इतना फर्क एक्चुअली ईओक्यू के बाद ना हो, लेकिन आप अगर देखें कि 1000 यूनिट ऑर्डर करने से आपको जो परचेज कॉस्ट है, चले मैं आपको ना ये बोर्ड के ऊपर ही दिखा देता हूँ, इसी तरह हम कोशिश करते हैं वो आंसर हम ले आए। मैं एक सेकंड पॉज करके आपको बताता हूँ। चलो जी, ये देखिए मैंने उसी एग्जांपल को जरा आपके सामने टेक्स्ट में लिख करके कर दिया। इसमें हम आप अगर देखें वही वाली एग्जांपल है जहां पे आपने, अगर आप 1000 ऑर्डर करते हैं या ईओक्यू ऑर्डर करते हैं, अगर आप ईओक्यू ऑर्डर करते हैं तो ये 212.5 तो हमने ऑलरेडी पीछे कैलकुलेट की थी, लेकिन साथ ही साथ आप देखें कि आप फॉर एग्जांपल एक कैप की अगर हम बात करें या वो जीन्स की बात कर रहे थे, वो हमें $5 की अगर पड़ती है एक जीन्स, तो हमें टोटल जीन्स की कॉस्ट पड़ेगी 5000, ये परचेज कॉस्ट है। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होगी अगर हम ईओक्यू ऑर्डर करते हैं 5000 प्लस 71 प्लस 141.5, तो ये 5212.5 ये टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट बनती है। अब अगर हम डिस्काउंट ना कर रहे होते तो हमने क्या करना था, हमने अगर डिस्काउंट ना होता, ठीक है, तो कुछ आपके पास ये अमाउंट आती, 5000 कैरिंग कॉस्ट, अगर आप एक ही दफा सारा ऑर्डर कर लें, और एक ऑर्डर आपको करना पड़ेगा जिसपे 2 रुपए पड़ेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट, और इसी तरह
परचेज कॉस्ट आपकी सेम रहनी थी, अगर डिस्काउंट ना होता तो टोटल कॉस्ट आपको पड़नी थी 10,000 और 2 रुपए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आप एक ही दफा 1000 अगर ऑर्डर करते हैं, बजाय इसके कि आप 28 या 29 ऑर्डर करें, आप एक ही दफा अगर 1000 ऑर्डर करते हैं तो आपको एक पड़ेगी 2 की। इतना होता तो नहीं फर्क, लेकिन फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आपको एक जीन्स पड़ेगी $2 की, तो उस केस में आपकी टोटल परचेज कॉस्ट हो जाएगी 2000 एंड द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट वुड नाउ बी 7,002। अच्छा, ये अभी भी इससे ज्यादा ही है क्योंकि हमारा फर्क काफी पड़ गया था, लेकिन हो सकता था कि ये इससे कम हो जाता। तो उस केस में आपका कैलकुलेटेड ईओक्यू तो 28.3 है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द ईओक्यू या हाउ मच शुड द कंपनी ऑर्डर, तो आपने फिर वो बताना था इन दोनों में से जिसमें कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मिनिमम है। तो ये था जी हमारे पास ईओक्यू विद डिस्काउंट। तो ये आज का लेक्चर था हमारा ईओक्यू का। टाइम अब नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम रीऑर्डर लेवल और इंटरनेशनल इन्वेंटरी मैनेजमेंट की छोटे से 2 टॉपिक रहेंगे, वो लेक्चर भी मैं आपको रिकॉर्ड करके एक मिनट जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये ईओक्यू विद डिस्काउंट था, और इसके अलावा हमारे पास रीऑर्डर लेवल और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के 2 टॉपिक्स रह गए हैं, 3 स्लाइड्स रह गई हैं। फिर हमारा ये वाला टॉपिक इन्वेंट्री मैनेजमेंट का खत्म हो जाएगा, फिर हम इन्वेंट्री कॉस्टिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है जी। तो आप लोगों ने क्या करना है, इसको लेक्चर को देखना है, एंड फिर हमारी जब क्लास होगी नेक्स्ट शेड्यूल के मुताबिक, तो उसमें हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स अगर आपके होंगे तो वो एड्रेस करेंगे। ठीक है जी, तो चलें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।